Hello students. In past video we have to skip one example. So first we are seeing that example and then after we are proceeding towards the new topics of this chapter. Okay. So the question is 14.6 illustrative example आपके टेक्स्ट बुक का अंदर. The question is that two identical springs of स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास m बराबर. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो स्प्रिंग दी गई है और वो एक ब्लॉक से क्या है अटैच्ड है अंदर बराबर. और ब्लॉक का मास आपको क्या कंसीडर करना है m एंड टू फिक्स support as shown in the figure so that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side. ओके इसका मतलब क्या है कि मास जो है उसको या तो फिर यहाँ पे खींचो या तो फिर यहाँ पे खींचो अंदर और फिर छोड़ दो अंदर बराबर. ये अभी मास की क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है अंदर. ओके देन इट एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये हमको प्रूव करना है एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन. अगर हमने प्रूव कर लिया है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा अंदर बराबर. तो वो टाइम पीरियड भी हमको यहाँ पे क्या करना है भाई एक्सप्लेन करना है अंदर यानी कि उसकी फॉर्मूला डिराइव करनी है अंदर बराबर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी जो फिगर है उसमें कुछ यूजफुल डेटा एंटर करवाएंगे अंदर बराबर. तो क्या बोल रहे हैं एज शोन इन द फिगर जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दी गई है अंदर बराबर. लेट द मास बी डिस्प्लेस बाय स्मॉल डिस्टेंस x टू द राइट हैंड साइड. क्योंकि इधर साइड बोला तो हमको कोई तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो हम राइट साइड बोल रहे हैं अंदर बराबर. और डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हैं भाई x मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं अंदर बराबर. सो अंडर द सिचुएशन तो हमने अगर ऐसा किया अंदर बराबर तो स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट साइड गेट एलोंगेटेड यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो क्या होगी खींचेगी क्योंकि ब्लॉक्स हमारा राइट हैंड साइड जाएगा अंदर. तो ये वाली जो स्प्रिंग है वो खींचेगी लॉन्ग होगी तो इलोंगेट बराबर. और कितनी होगी जितना हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया उतनी ही लंबी होगी कि नहीं होगी अंदर. तो इलोंगेट बाय अ लेंथ इक्वल टू x. और वहीं पे राइट हैंड साइड वाली जो स्प्रिंग होगी वो कंप्रेस होगी बाय द सेम लेंथ. यानी कि हुआ क्या कि दोनों स्प्रिंग की लेंथ सेम ही थी अंदर बराबर. बट खींचने के बाद पहली वाली जो लेफ्ट हैंड वाली स्प्रिंग थी उसकी लेंथ जो थी उसमें प्लस एक्स जितना वैल्यू बढ़ गया और दूसरी वाली में प्लस एक्स जितना वैल्यू था वो क्या हो गया कम हो गया अंदर. तो अब जब भी स्प्रिंग कंप्रेसिंग फॉर्म में या तो फिर स्ट्रेचिंग फॉर्म में होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होगा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. और वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा कि स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाए अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. तो कंप्रेसिव स्प्रिंग है यहाँ पे तो फिक्स है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर तो वो कहाँ पे फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में लगाएगा. और वो जो इलोंगेटेड हुई थी वो भी क्या करेगी यहाँ पे तो लगा नहीं सकती इसलिए वो क्या करेगी नॉर्मल कंडीशन आ लेके यहाँ पे लगाएंगे. यानी कि यहाँ पे दोनों स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होते रिस्टोरिंग फोर्स हमको सेम डायरेक्शंस में मिलेंगे अंदर. और आपने जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे. इसीलिए तो हम थियरी में हर बार ऐसा लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. यानी कि आप जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा रिस्टोरिंग फोर्स मोस्टली केस में आपको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट. यस और नो. चल अब डिस्क्रिप्शन हमें आगे क्या बोल रहा है F1 इक्वल टू माइनस के एक्स. अब हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन क्या है F प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं तो F इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं. तो F1 इक्वल टू माइनस के एक्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंग टू पुल द मास टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. और उसी साइड पे F2 भी जो भी है वो भी सेम ही है क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम टाइप की है. दोनों स्प्रिंग का जो भी लेंथ चेंज हुआ है सेम टाइप का हुआ है तो फिर उनमें प्रोड्यूस रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा सेम ही होगा. तो F2 का भी वही वैल्यू होगा अंदर बराबर. इट इज ट्राई टू पुश द मास टुवर्ड द मेन पोजीशन बराबर. तो ये दोनों के दोनों फोर्स हमको क्या मिले भाई सेम डायरेक्शंस में मिले अंदर. सो हियर बोथ रिस्टोरिंग फोर्स सिंस द रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेस द मास टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. यानी कि यहाँ पे दोनों रिस्टोरिंग फोर्स हमारा जो मास है उसको फोर्स कहां पे कर रहा है कि तू भाई अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जान दे. तो दैट्स व्हाई नेट फोर्स क्या होगा दोनों का वेक्टर एडिशन होगा कि नहीं होगा. तो F1 प्लस F2 होगा. यस और नो. F1 और F2 का एडिशन क्या होता है F की माइनस के एक्स है F2 की भी माइनस के एक्स है. तो माइनस के एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस टू के एक्स होगा कि नहीं होगा. अब टू कांस्टेंट है के भी स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसकी जगह मैं कोई नया कांस्टेंट के डैश लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा F इक्वल टू माइनस के डैश एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा.
बराबर। तो के तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे मुझे एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मिला कि नहीं मिला अंदर, बराबर। और हमने ऑलरेडी थियरीज में बात की थी कि जब भी आप कोई भी ओसिलेटरी मोशन के लिए एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अगर प्रूव कर देते हो तो उसका मतलब वो ओसिलेशन करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो पार्ट होगा ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? तो बस आपने यहाँ पे ये तो कर दिया एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, बराबर। सो हेंस the force acting on the mass is proportional to the displacement is directed towards the mean position, therefore motion executed by the mass is what simple harmonic, बराबर। यानी कि यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मास है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है अंदर। समझ में आ गया? अभी टी का इक्वेशन क्या था टाइम पीरियड के लिए, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के लिखते थे अंदर, यस और नो, बराबर। मैंने आपको पहले भी किया था मने के एवं में स्पेसिफाई करावड़ा है उससे दम अंतर, बराबर। पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के डैश लिखेंगे और के डैश की जगह हमको क्या लिखना है, 2k लिखना है, तो आपको टाइम पीरियड का आपका इक्वेशन मिल गया अंदर। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम टाइम जैसा सेट होगा उसके हिसाब से अगले वीडियो में कवर करेंगे अंदर। ओके, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स है उसकी और आगे बढ़े अंदर, तो आज हमको मोस्टली एनर्जीज के बारे में बात करनी है अंदर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन अ सिंपल ओसिलेटर, बराबर। तो जब भी कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, a particle executing the SHM possess the two type of energy, तो हर बार टू टाइप की एनर्जी तो पोजेस करेगा। वैसे भी मोशन हो तो दो एनर्जी ऑलवेज होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। यही चीज यहाँ पे भी दी गई है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल हर दफा अपनी जो पोजीशन है वो क्या करता रहता है भाई, चेंज करता रहता है। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े तो चलो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, तो हम जानते हैं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पे मैंने खाली समझाने के लिए सब कुछ आपको बताया है अंदर, पर अगर आप डायरेक्ट वेलोसिटी के इक्वेशन से भी स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया था, वैसे ही यहाँ पे भी डिराइव करके हमको दिया है। पर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि अगर मेरा कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट ये लेता हूं, तो फिर मैं वेलोसिटी का इक्वेशन ये ले सकता हूं। समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो कॉस की जगह साइन के फॉर्म में हो तो फिर कोई और कॉम्बिनेशन में हो तो फिर वेलोसिटी भी बदलेगी नहीं बदलेगी। इसलिए जब भी आप ये थ्योरी लिखो तो पहले क्या करो, उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखो और फिर आपको स्पेसिफाई क्या। सो हेंस वी कैन से दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जो हमने ऑलरेडी डिराइव की थी वही की वही है, डिफरेंशिएशन करके आपको मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है? अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है भाई, 1/2 mv स्क्वायर है कि नहीं अंदर, यस और नो। तो 1/2 का 1/2 लिख दिया, m का m भी रहने दिया और जो v था उसकी जगह उसकी वैल्यू रख दी, पर v स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस है वो तो प्लस ही हो जाएगा अंदर, बराबर। फिर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर होगा, जो था हमने लिख दिया कि ना लिख दिया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? अब हमने पिछली वाली थियोरी में ये इक्वेशन डिराइव किया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा केम के बाय एम, बराबर। उसमें से आप के को इक्वेशन बनाओ तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय ओमेगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर करे तो, और फिर के को इक्वेशन बनाओ तो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आपको इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बराबर। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमको ये चीज दिख रही है, देखो एम भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, तो उनको रिप्लेस करके हम के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिला, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा मिला कि नहीं मिला अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? अब तो फाइनली हमको एक डेरिवेशंस मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, और उसका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया, हेंस इट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द टाइम। यानी कि हमको जो इक्वेशन मिला क्या, वो भी क्या मिला, कांस्टेंट नहीं मिला भाई, टाइम के साथ वो भी चेंज होता है, यानी कि टाइम का पीरियोडिक फंक्शन मिला अंदर, बराबर। और उसकी भी वैल्यू प्लस और -1 के बीच में होगी, पर यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर है, बराबर। तो +1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, बराबर है। तो उसका मतलब यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की जो रेंज है वो कहां से मिलेगी, 0 से लेके 1 तक मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? तो इट इज बीइंग 0 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वो 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वो दोनों का रिलेशन अपोजिट टाइप का, हमने व्यू में सब देखा था, ना हो तो वो वाले वीडियो में आपने नोट्स लिखी होगी तो उसमें आपको पता
चला होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो लिया तब वेलोसिटी हमको क्या मिल रही थी, मैक्सिमम मिल रही थी, और उसका उल्टा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लिया था तब वेलोसिटी का हमको जो वेव पॉइंट था वो हमको क्या मिला था, जीरो मिला था अंदर। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बात की कि यहाँ पे के की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी होती है, तो कैसे होगा अंदर, तो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें तो चलो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यस और नो, बराबर। साइन 90 की क्या होती है, 1 होती है, फिर साइन 180 तो फिर से 0 होगी, फिर साइन 270 यानी कि 3π/4 फिर से -1 है पर उसका स्क्वायर हो गया 1 हो जाएगी, बराबर, और फिर से आपकी 0 आएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 1 0 1 यानी कि जब हम पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तब काइनेटिक ने अपनी वैल्यू का रिपीटेशन कितनी बार किया, 2 बार किया, 2 बार किया अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि एक रिवॉल्यूशन हमारा पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है तब काइनेटिक एनर्जी की रिपीटेशन 2 बार हो जाती है, 0 से 1, 1 से 0 और फिर से 0 से 1। तो यहाँ पे उसका 0 से 1 के हिसाब से देखा है तो ये पहला और दूसरा, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसके वैल्यू का रिपीटेशन 2 बार हुआ। तो टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, 1 के लिए कितना टाइम लगेगा वो, बराबर, तो 2 के लिए अगर t लग रहा है तो 1 के लिए कितना लगेगा, तो t/2 होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, t/2 लिखा है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया सबको अंदर? अगर नहीं समझ में वीडियो रिवाइंड करो और फिर से ये पार्ट को क्या करो, क्लियर करो। याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो भी है, बराबर, उसका टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा, जो भी टाइम पीरियड आपका सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर का यानी कि पार्टिकल का है, उसके टाइम पीरियड का आधा ही मिलेगा अंदर। समझ में आया? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो उसकी पड़ोसन नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, potential energy is possibly only for the conservative force and restoring force is the conservative force in the simple harmonic motion। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो भाई वहां पे फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे है वो कंजर्वेटिव फोर्स का ही पार्ट है अंदर, बराबर, वो कंजर्वेटिव फोर्स है ही, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी अंदर, बराबर। अब हमने ऑलरेडी रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बहुत डिस्कस कर ली, क्या है भाई, F इक्वल टू माइनस के एक्स यानी कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स है अंदर, बराबर। अब यहाँ पे हमको एनर्जी लाना है तो हम क्या करेंगे, वर्क की बात करेंगे अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा जो फिनोमिना है उसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर दूं तो वहां पे एग्जर्ट होता फोर्स की वैल्यू को मैं अगर कांस्टेंट लूं तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का इक्वेशन क्या होगा, dw इक्वल टू माइनस एफ dx होगा कि नहीं होगा अंदर। मैंने डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे किए, छोटे के लिए मैं फोर्स को कांस्टेंट रख सकता हूं अंदर, बराबर। पर f की तो वैल्यू क्या है भाई, माइनस के एक्स है तो लिख डालो। फिर टोटल वर्क करना है तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, 0 से लेके x तक किया है भाई, बराबर। तो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट भी क्या आएगा, 0 से x तक आएगा अंदर। जो dw का इक्वेशन है यहाँ पे रख दो, k तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचा x का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई, x²/2 आता है कि नहीं आता है अंदर, बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने से आपको ये इक्वेशन मिलेगा -kx²/2 मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो फाइनली आपको यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या मिला, -1/2 kx², यानी कि आपको जो यहाँ पे वर्क करना है, बराबर, उसको ओसिलेट कराने के लिए तो यहाँ पे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, -1/2 kx² जितना करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर रहे इसलिए माइनस साइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे अंदर। अब हम जानते हैं कि हम जो भी वर्क करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और उसको तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो द वर्क डन अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द पार्टिकल। इसलिए यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पार्टिकल है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसने x जितना डिस्प्लेसमेंट किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा भाई, u इक्वल टू हमने जो वर्क डन किया उसका अपोजिट साइन वाला वैल्यू लेना अंदर। क्यों? क्योंकि हमने किया है तो उसने एक्सेप्ट किया तो उसकी वैल्यू तो अपोजिट होगी ना, और वैसे भी जो लेता है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं अंदर। तो वहां पे हमको -1/2 kx² मिला था तो यहाँ पे उसको +1/2 kx² लिख देंगे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना? तो ये आपको यहाँ पे क्या होगा, फाइनल इक्वेशन मिल गया। पर हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था, क्या था अंदर, a cos ओमेगा t प्लस 5, तो बस वैल्यू लिख दो a² cos² ओमेगा t प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है, बराबर। और आगे वाला इक्वेशन आपको देखना है तो आगे वाला लिख सकते हो, पर हमको ये सारी चीज में पढ़ना नहीं है, k की वैल्यू k की रहने दें। क्यों? क्योंकि हमने काइनेटिक को k के फॉर्म में रखा है, उसके सिंबल की बात नहीं कर रहा, बाद में जो कांस्टेंट आया था उसमें, बराबर। तो वहां पे भी आपको 1/2 k² ऐसा मिला था, याद आ रहा है कुछ, बराबर। पर वहां पे साइन स्क्वायर था, जबकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है भाई, cos² मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बराबर। तो वही की वही थियरी रिपीट होगी यहाँ पे अंदर। Hence potential energy of the particle execute simple harmonic motion and it is also periodic। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि उसका जो इक्वेशन है बराबर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से ही अंदर जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफाइन किया था ऊपर भी वही था। इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर वो भी क्या है हार्मोनिक मोशन के वो खुद भी पीरियोडिक फंक्शन है अंदर बराबर। और यहाँ पे भी वही चीज होगी अंदर कि एट द मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड द एक्सट्रीम पोजीशन इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है सीधा एक्स से रिलेट है बराबर। तो सीधी सी बात है कि आपका पोजीशन जो होगा उसके हिसाब से आपका पोजीशन जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। और वैसे भी हम जानते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों अपोजिट होती है बराबर। तो आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखा था पर वेलोसिटी मैक्सिमम लिखी थी इसलिए पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आ रहा है? और जब डिस्प्लेसमेंट हम मैक्सिमम लेते हैं तो काइनेटिक जीरो होगी बराबर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको? और यहाँ पे भी उसका फंक्शन है वो कॉस स्क्वायर है तो उसकी स्क्वायर फंक्शन अगर हो जाता है तो फिर हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 0 से 1 हो जाए। जैसे आगे समझा वैसे यहाँ पे भी एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का रिपीटेशन 2 बार हो जाता है इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या हो जाता है आधा हो जाता है जो हमारे पार्टिकल का टाइम पीरियड था उसके कंपैरिजन में अंदर। तो यही चीज आपको लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख के दी है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े अंदर तो काइनेटिक हो गया पोटेंशियल हो गया तब टोटल के बारे में भी बात कर ले अंदर। तो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है उसका अंदर क्या है भाई टोटल एनर्जी। तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द टोटल एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो हम के और यू का दोनों का क्या करते भाई एडिशन कर दे। अब दोनों के इक्वेशन क्या थे उसका काइनेटिक एनर्जी का 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर था और पोटेंशियल में हमको क्या मिला 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला आपको अंदर बराबर। अब दोनों में 1/2 के स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है भाई 1 होता है। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला 1/2 के स्क्वायर और के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? तो आपको यहाँ पे फाइनली पता चला कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो तो पॉजिटिव है पहले तो। समझ में आ रहा है? और दूसरा कि वो जो भी पार्टिकल है उसके मास के प्रोपोर्शन में है उसके एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में और एम्पलीट्यूड के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है अंदर। समझ में आया? यानी कि टोटल एनर्जी की डिपेंडेंसी मास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये तीन चीज पे क्या कर रही है भाई डिपेंड कर रही है। बाकी काइनेटिक एनर्जी वो टाइम पे डिपेंड कर रही है पर जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है वो तो कोई भी टाइम पे देखोगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स्ड है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी हर बार क्या रहती है कांस्टेंट रहती है अंदर बराबर। तो आपको यही चीज बोला गया है कि 10 मैकेनिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ये सारी चीज तो है बराबर बट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना किया और कितना टाइम लिया उस पर डिपेंड करती नहीं अंदर। जबकि काइनेटिक वो सब लोग क्या उस पर डिपेंड करते थे कि डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू उसके हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज होती थी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? चलो यही चीज हम अब ग्राफ से थोड़ा समझने का ट्राई करें अंदर और उसका एक टेबल हम बनाते हैं अंदर बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द काइनेटिक बराबर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन अब हमने वहां पे जो लिखा था कॉस साइन में लिखा था। अब जनरल वाले लिखे तो दूसरा वाला वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा 1/2 के और याद करो वेलोसिटी का क्या लिखते थे हम अंदर अंडर रूट में कुछ लिखते थे अंदर। तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? बराबर। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 के एक्स स्क्वायर हमने डिफाइन किया था और मैकेनिकल का हमको 1/2 के स्क्वायर मिला कि नहीं मिला अंदर बराबर। तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो भाई? पहले एक्स इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिर कोई भी वैल्यू ले लेंगे फिर जीरो वैल्यू फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू और फिर नेगेटिव मैक्सिमम यानी कि ए लिखते हैं अंदर
बराबर। और ये सारी वैल्यू आप ये इक्वेशन में रखोगे, बराबर, तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड जो भी वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट? बस आपको खाली और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जहां जहां एक्स है तो वहां पे उसकी वैल्यू रख के आपको आंसर्स लाना है अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर? बराबर। पर टोटल एनर्जी पे अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो फिर उसका कोई टाइम डिलेशन नहीं होगा, उसका हर बार इक्वेशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो आप खुद से कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके आप सारी की सारी वैल्यू वेरीफाई कर लेना एक बार, बराबर है। अब उसके ग्राफ की ओर आगे बढ़े तो आप देख सकते हो कि अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आगे आपने देखा अंदर मैकेनिकल जो एनर्जी है, बराबर है, वो सॉरी मैकेनिकल एनर्जी नहीं आएगी यहाँ पे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जरा, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो प्लस ए से माइनस ए पे देखना, जीरो और जीरो, यानी कि मतलब क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट जब प्लस या माइनस से होगा तब मुझे काइनेटिक एनर्जी जीरो लेनी है, और जब x इक्वल टू जीरो होगा तब मुझे वन हाफ के स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम लेनी है अंदर, क्योंकि वन हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है अंदर। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिया अंदर, यस और नो, तो यहाँ पे प्लस से बता, यहाँ पे माइनस से बता दिया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बराबर। अब देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का हमने रेड के हिसाब से बताया गया अंदर, दिख रहा है ग्राफ, बराबर। प्लस है और माइनस है, दोनों के टाइम पे हमने जीरो किया, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो ऐसे बनेगा, तो हम कटोरी बोलते हैं वाटकी, बराबर। तो उल्टी वाटकी रखो, वैसा ग्राफ किसका मिला, काइनेटिक का मिला। वैसे ही पोटेंशियल का देखोगे तो उल्टा मिलेगा, यानी कि छठी कटोरी हो गई अंदर, बराबर। पर जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है और मैक्सिमम वाली वैल्यू है, इसलिए वन हाफ के स्क्वायर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एकदम सिंपल सा ग्राफ है आपका अंदर, बराबर। और ये ग्राफ से कितने पॉइंट एक्सट्रैक्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट में समझाने का ट्राई किया है अंदर, बराबर। चलो तो फटाफट हम ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर करें। तो पहले क्या बोल रहे हैं हमको ये लोग, x वर्सेस x ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी कि टोटल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमको लीनियर मिल रहा है और ऊपर से पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मिल रहा है अंदर। सो वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो तो हमने पहले पहले भी बात की अंदर, इसलिए वो हर टाइम पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अंदर। दूसरा, शेप ऑफ द kx वर्सेस x एंड ux वर्सेस x, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उनका क्या है भाई, पैराबोलिक शेप है अंदर। उनका जो कटोरी का सिंबल हमने दिया वो शेप को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं अंदर, बराबर। फिर नेक्स्ट चीज बोली गई कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है, पर काइनेटिक उसका उल्टा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा अंदर, बराबर। और मैक्सिमम कितना होगा, जो टोटल होगा वही होगा, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, k प्लस यू, अगर u जीरो होगा तो k की वैल्यू इक्वल टू e की वैल्यू हुई ना अंदर, बराबर। एज द ऑसिलेटर गोज टुवर्ड्स द एनी साइड, यानी कि राइट हैंड साइड जाएगा या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा अंदर, बराबर। इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते ही है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टिबल, यानी कि एक जितना घटेगा दूसरा वाला उतना क्या होगा भाई, बढ़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो आप डिस्प्लेसमेंट जीरो से कोई भी साइड पे जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड पे धीरे धीरे डिक्रीज टू जीरो हो रही है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। फिर बात करें एक्सट्रीम पॉइंट की, बराबर, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, yes or no, and this maximum potential is equal to the mechanical energy at any point of the simple harmonic motion part, the sum of potential and kinetic is equal to the mechanical energy। हम कहाँ मना कर रहे हैं अंदर भाई, बराबर है। और दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको P और Q ऐसे पॉइंट दिए गए अंदर। समझ में आ रहा है? और वो पॉइंट का अगर मैं ग्राफ से कोऑर्डिनेट निकालूं तो मुझे क्या मिलते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं अंदर, यानी कि एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय रूट टू, क्या मिल रहा है, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय रूट टू, याद रखना खास, बराबर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, बराबर है। तो आपको एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो ये मिलेगा अंदर, बराबर। और वाई एक्सिस पे आप देखो तो वहां पे एनर्जी ली है, तो जो भी हमारी टोटल एनर्जी है उसका आधा वैल्यू होता है अंदर, बराबर। यानी कि एनर्जी आधी होती है और वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो क्या होता है, a बाय रूट टू होता है अंदर। याद रखना कि हम आधे डिस्प्लेसमेंट में जाते तब नहीं,
जब हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय √2 होता है, यानी कि मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 होगा, तब हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, आधी होती है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी का इंक्रीजिंग का रेट या तो डिक्रीजिंग का रेट लीनियर नहीं है, पर एक्सपोनेंशियली अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करें तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि सारे के सारे ग्राफ को और साइकिल के हिसाब से एक साथ अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से ड्रॉ करें अंदर, तो आप देख सकते हो ए हो यू हो टोटल एनर्जी सबकी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है अंदर, किसी के भी इक्वेशन में माइनस साइन प्रेजेंस नहीं है अंदर। अब पर हमको एक चीज कंक्लूजन में क्या मिली भाई, बराबर, टाइम पीरियड की बात करें, बराबर, तो के और यू का जो टाइम पीरियड है, बराबर, वो क्या है, जो टोटल टाइम पीरियड पार्टिकल का है उससे आधा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द ग्राफ दैट के एंड यू कंप्लीटेड 2 वाइब्रेशन, यानी कि 2 ऑसिलेशन इन अ टाइम ड्यूरिंग विच द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीटेड 1 ऑसिलेशन, यानी कि पार्टिकल ने एक किया था तब तक ये लोग 2 बार कर रहे हैं। thus the frequency of kinetic and potential is double than that of the simple harmonic मोशन, बराबर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, बराबर, उनसे कंपेयर करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी, डबल मिलेगी, और टाइम पीरियड आधा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दूसरे के अपोजिट है, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो टाइम पीरियड आधा ही होगा, वो तो हमने बात की है ऑलरेडी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। तो फाइनली अगर ये कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया है तो हम एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है अंदर, अ बॉडी वेटिंग 10 kg हैज द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर द 1 सेकंड ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, बराबर। तो चलो डेटा लिखना स्टार्ट कर दो अंदर, क्लियर। अब यहाँ पे बोला क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि आप जहां पे 5 लिखते थे इनिशियल फेज, वो 0 होगा कि नहीं होगा अंदर। मास आपको दिया है, वेलोसिटी आपको दी गई 6 मीटर पर सेकंड, बराबर है। फिर बोला क्या है कि आफ्टर दी 1 सेकंड, यानी कि स्मॉल टी इक्वल टू 1 सेकंड लूंगा कि नहीं लूंगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो एस एच ओ लिखो, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एस एच एम लिखो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर। तो टाइम पीरियड हमको 6 दिया गया है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है अंदर। सबकी इक्वेशन हमारे पास रेडीमेड है कि नहीं अंदर, यस हो ना, बस वही के वही इक्वेशंस हमको सीधे के सीधे यहाँ पे यूज करने अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। अब हमको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था, वो तो हमको 1/2 mv² वेलोसिटी पता हो और मास पता हो, कोई ज्यादा माथा चढ़ाने की जरूरत नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अंदर, बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या था, 1/2 kx² था, क्या था, 1/2 kx² था, बराबर। पर वो तो हमारे पास है ही नहीं, पर हमारे पास थोड़ी कॉमन सेंस हो तो हमारा काम हो जाता है अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ये सिलेबस में आगे भी बात की थी, ग्रेविटी वाले में भी बात की थी कि जब भी पीरियोडिक मोशंस की बात हो रही है, बराबर, या तो फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस के रिलेटेड सब्जेक्ट की बात हो रही है, तब काइनेटिक एनर्जी हर बार, बराबर, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन लगाती है अंदर, बराबर। पर ऐसा मतलब नहीं है कि हम जो भी डेटा दिया गया उसमें हर बार उसको घुसा दे अंदर, बराबर। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ई का जो और इक्वेशन था 1/2 k², तो उसमें से सबसे पहले मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी उसका भी मुझे कोई आइडिया लेना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है, तो अगर ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होगी तो ही मैं कर सकता हूँ। अब के इक्वल टू क्या लिखते थे, एम ओमेगा स्क्वायर। देखो मास तो दिया गया है पर ओमेगा और ए मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूं अंदर, बराबर। तो मुझे ऑलरेडी वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था भाई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिखते थे, 5 की जगह 0 लिखो अंदर, ओमेगा की जगह हम 2π/t लिखते ही थे, एक ओसिलेशन अगर कंसीडर करें तो अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट। और ए ओमेगा लिख दे, हम यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करें इसलिए माइनस साइन नहीं लगा रहे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो जो भी वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यू प्लेस करो, t इक्वल टू 1 सेकंड है, कैपिटल T इक्वल टू 6 सेकंड है, फाई इक्वल टू हमको 0 दिया गया अंदर, और v की वैल्यू 6 है, सबकी सब वैल्यू रखो। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको π/3 मिलेगा। अब cos π/3 यानी कि हुआ क्या, 180 डिवाइड बाय cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या लिखते थे, 1/2 लिखते थे अंदर, तो 1/2 लिख दो। अब ए ओमेगा, ए भी नहीं पता है ओमेगा भी नहीं पता, वैसे दोनों तो चाहिए ना, प्रोडक्ट में ही चाहिए तो अच्छी बात है अंदर।
बराबर। तो ए ओमेगा का आप सिंप्लीफाइड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या मिलेगा, 12 सेकंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो फिर ए ओमेगा 12 होगा तो फिर उसका स्क्वायर कर दो तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यस और नो। अब टोटल एनर्जी पता है, काइनेटिक पता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है अच्छे से अंदर। तो अब हम हमारे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिया गया इलस्ट्रेटिव एग्जांपल उसके बारे में बात करें तो वो भी उसका भाई है। तो कैसे है, a block whose mass is 1 kg is fastened to a spring, बराबर, यानी कि 1 kg को एक स्प्रिंग पे लगा दिया है। द स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट दिया, यानी कि k की वैल्यू दे दी गई अंदर। आपको जो भी डेटा देता जाए हम लिखते चले जाएंगे। इफ ब्लॉक इज पुल टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अब उसको पुल कर रहे हैं तो उससे आगे तो वो जाएगा नहीं, बराबर। वो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या होगा, डिस्प्ले, यानी कि आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है तो वो तो आपका एम्पलीट्यूड हो गया अंदर, बराबर। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, पर हमको डेटा ऐसा में लिखना है इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे अंदर, बराबर। फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम द रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, यानी कि फाई इक्वल टू भी हमको 0 लेना है। तो कैलकुलेट अगेन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी कि जब x इक्वल टू 5 होगा तब मुझे ये सारी चीज फाइंड करनी है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका इक्वेशन क्या है, 1/2 mv² है कि नहीं अंदर, बराबर। तो चलो देखो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी मास तो मेंशन की कर दिया गया पर वेलोसिटी मेरे पास अवेलेबल है नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वेलोसिटी डिफाइन करूंगा कि नहीं करूंगा अंदर, बराबर। और वेलोसिटी भी मुझे कौन से टाइम की, जब डिस्प्लेसमेंट मेरा 5 सेंटीमीटर हो, बराबर। तो मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन था, क्या था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, था कि नहीं था अंदर, यस और नो। ये वाला इक्वेशन था हमारे पास, बराबर। तो एम्पलीट्यूड तो मुझे पता है पर ओमेगा चाहिए। ओमेगा का इक्वेशन क्या था, अंडर रूट के बाय एम था। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है, मास कांस्टेंट दिया गया तो आपको के आ रहा है, के की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। अब आगे बात करें अंदर, तो आपको यहाँ पे ए पता चल गया, ओमेगा पता चल गया। अब साइन ओमेगा टी की बात करो अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए या तो फिर साइन ओमेगा टी की वैल्यू। देखो ओमेगा तो पता है पर स्मॉल टी क्या लेना है पता नहीं है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जब डिस्प्लेस करेगा तो कोई ना कोई टाइम होगा ना अंदर, क्योंकि जब वो x इक्वल टू 0 था तब हमको t इक्वल टू 0 लेना था अंदर, बराबर। तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे हम उसका डेटा की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमको 5 सेकंड के लिए देखना पड़ेगा अंदर। तो x ऑफ t की जनरल फॉर्मूला क्या थी भाई, a cos ओमेगा t प्लस 5, पर 5 तो 0 ही लेना है तो a cos ओमेगा t ही रहेगा अंदर, बराबर। तो x की जगह वैल्यू रख दो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू एम्पलीट्यूड 0.1 है और cos ओमेगा t है। तो फाइनली आपको cos ओमेगा t क्या मिलेगा, 5 डिवाइड बाय 0.1 कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, पर वो भी सेंटीमीटर में, तो 0.05 लिखना पड़ेगा आपको अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो डिवीजन करोगे तो आपको 1/2 जितना मिलेगा। अब cos 1/2 मिल गया, बराबर है। तो उससे ओमेगा टी क्या होगा वो आप इजीली पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। आपने अभी पहले ही हमने बात की अंदर पाई/3 की वैल्यू थी अंदर, समझ में आ रहा है, पाई/3 यानी कि 180 डिवाइड बाई 3 60, बराबर। cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो फिर sin 60 की वैल्यू क्या लिखते थे, √3/2 लिखते थे। तो √3/2 साइन ओमेगा टी मिल गया हमको अंदर कि भाई ओमेगा टी और कुछ नहीं 60 डिग्री अंदर, तो साइन 60 की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई और वेलोसिटी मिल जाएगी तो हमको काइनेटिक एनर्जी आराम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आपको खाली क्या करना है, वैल्यू प्लेस करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो मैंने आपको डायरेक्शंस क्या दी कि जो फाइंड करना है वो पहले से नहीं किया, मैंने जो फाइंड करना है उसका इक्वेशन रखा और जो चीज नहीं अवेलेबल थी उसके लिए थॉट लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मुझे सारी वैल्यू मिल जाए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना तो हमारे लिए बहुत सिंपल है अंदर, 1/2 kx², के भी पता है, x तो दे ही दिया गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और टोटल एनर्जी की बात करूँ तो टोटल एनर्जी क्या होगा भाई, k प्लस यू होगा, फाइन कर दो, काम खत्म हो गया कि ना हो गया अंदर, बराबर है। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना अंदर, आपने टोटल एनर्जी जो फाइंड की है, बराबर, उसका इक्वेशन क्या था, 1/2 k² था अंदर, बराबर। क्या था, 1/2 k² था। तो 1/2 k की वैल्यू हमको क्या दी गई है अंदर, यहाँ पे 50 दी गई है। और ए हमको क्या दिया है भाई, 0.1 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे 20, यानी कि 0.25 आ ही जाता है। तो
आप वो इक्वेशन करके भी कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता है, तो दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारा आंसर आ सकता है। तो इतनी सारी प्रोसीजर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अंदर, बराबर। पहले पोटेंशियल फाइंड कर दो, टोटल 1/2 के स्क्वायर से फाइंड कर लो अंदर, समझ में आ रहा है। और फिर आपको क्या करना है अंदर कि आपके पास टोटल एनर्जी और पोटेंशियल अवेलेबल है, बराबर। तो आप दोनों का क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, ई माइनस यू कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 99% ये वाला आंसर मिल जाएगा अंदर, बराबर। तो लास्ट में पढ़ाते पढ़ाते हमको एक शॉर्टकट तरीका दिखा, तो अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी नो प्रॉब्लम। हमको तो क्या है कि कोई भी प्रोसीजर से आंसर सही तरह से आना चाहिए अंदर, बराबर। तो आज के ये जो वीडियो है उसमें हम इतना कवर करते हैं, बाकी कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।